हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। मेरा नाम है गणेश जांगीड़। स्वागत है आप सभी का तेज सिविल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। इस सेशन में हम 29, 30 और 31 जुलाई 29, 30 और 31 जुलाई की पांच पांच इंपॉर्टेंट न्यूज यानी कि टोटल 15 न्यूज को कवर करेंगे और इन 15 न्यूज से रिलेटेड 15 एमसीक्यूज है, उनको कवर करेंगे। ठीक है। इस सेशन की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो इस सेशन की पीडीएफ आपको तेज सिविल के एप्लीकेशन पर और जो तेज सिविल का टेलीग्राम चैनल है वहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। इसके अलावा तेज सिविल की टीम द्वारा जून 2025 की जो करंट अफेयर मैगजीन है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवा दी गई है और जल्द ही जुलाई 2025 की मैगजीन भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन से कोटेशन के साथ। सक्सेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स। सफलता बाधाओं का अभाव नहीं है, बट द करेज टू पुश थ्रू देम विथ द अनवेवरिंग विल पावर, रिलेंटलेस डेडिकेशन एंड टायरलेस हार्डवर्क। बल्कि अटूट इच्छा शक्ति, अथक समर्पण और अथक परिश्रम के साथ उनसे पार पाने का साहस है। अब आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में। ये आप देख सकते हो जो जून की जो हमारी करंट अफेयर मैगजीन है उसकी कुछ क्लिप्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब देखते हैं लास्ट सेशन का जो है रिवीजन। लास्ट सेशन हमने पहली न्यूज देखी थी कि भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित रेल कोच सफलतापूर्वक उसका क्या कर दिया गया है, परीक्षण कर दिया गया है। कहां पर हुआ था? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है। भारत का पहला क्या है? हाइड्रोजन से संचालित रेल कोच। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि रिसेंटली भारत द्वारा हाइड्रोजन से संचालित बसेस स्टार्ट की गई थी। बस स्टार्ट की गई थी, वो कहाँ की गई थी? तो वो लेह लद्दाख। तो ये दोनों आप ध्यान में रखें। फिर अगली न्यूज हमने देखी कि भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच 6 समझौते ज्ञापन यानी कि एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए। किस दौरान? तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके 2 दिवसीय मालदीव दौरे के दौरान। ठीक है। और ये किन दो सिग्नेटरीज के बीच में साइन हुए थे, या फिर मैं कहूं भारत की ओर से कौन थे? तो भारत की ओर से थे एस जयशंकर। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर संभालते हैं, विदेश मंत्रालय, एस जयशंकर, इनकी तरफ से जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि भारत और मालदीव सरकार के बीच में एफटीए के ऊपर भी बातचीत चल रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। तो ये भी ध्यान में रखना। फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनके कार्यकाल के कितने वर्ष पूरे हुए? तो 3 वर्ष पूरे हुए। और हमने देखा था कि 25 जुलाई 2022 में इन्होंने कार्यभार संभाला था। हमने ये देखा था कि ये क्या है? सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट यानी कि महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल के बाद। और हमने ये देखा था कि जो ट्राइबल प्रेसिडेंट है ये पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी थी उस टाइम। और ये कहां से आती है? तो ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से। फिर हमने देखा अगली न्यूज देखी थी कि समुद्र वित्त शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन तो कहां पर हुआ था? न्यू दिल्ली में, जिसमें समुद्र से रिलेटेड जो है पॉलिसी मेकर्स आए थे और काफी जो है बातचीत हुई और निर्णय लिए गए भारत में जो मैरीटाइम है उसको बढ़ावा देने के लिए। फिर नेक्स्ट न्यूज हमने देखी कि प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जो अजमेर में है वहां का कुलगुरु नियुक्त किया गया। क्या नाम है? तो प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल। ये नाम ध्यान में रखना। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है। पहला अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2011 को मनाया गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल टाइगर डे। द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर इज पैंथेरा पार्डस। द फर्स्ट इंटरनेशनल टाइगर डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 29 जुलाई 2011। कौन से कथन सही है इसमें? इसका आंसर है केवल 2, ओनली 2। ये आप देख सकते हो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, जिसे वैश्विक बाघ दिवस या ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 जुलाई को। ठीक है। और किस वजह से? तो जो बाघ है, टाइगर है, उनके संरक्षण यानी कंजर्वेशन के रिलेटेड जागरूकता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। और 29 जुलाई 2025 को इस जो ये इनिशिएटिव है इसका जो है 15वीं वर्षगांठ थी। अगर मैं पृष्ठभूमि की बात करूं तो 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था और उस दौरान जो है
सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र को अपनाया गया था। तो ये नाम आप ध्यान में रखना, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग जो घोषणा पत्र है वो किससे संबंधित है। तो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र है बाघों के संरक्षण के लिए, ठीक है। और इस दौरान जो है 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस या ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मान्यता दी गई थी और पहला आयोजन हुआ था 29 जुलाई 2011। तो ये भी आप ध्यान में रखना। सेंट पीटर्सबर्ग ध्यान में रखना, 29 जुलाई 2011 पहला आयोजन हुआ था, ये भी ध्यान में रखना। और ये था 15वीं एनिवर्सरी। अगर मैं बाघ यानी पैंथेरस टिग्रिस की बात करें तो वही साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। और जो क्वेश्चन में था पैंथेरा पार्डस वो है लेपर्ड का साइंटिफिक नेम। तो ये दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखना। अगर आईयूसीएन स्टेटस की बात करें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आईयूसीएन रेड लिस्ट के स्टेटस में लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत है बाघ। अगला प्रश्न आपके लिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु का दौरा किया और गंगेकोंड चोलापुरम में निर्माण कार्य की शुरुआत की। गंगेकोंड चोलापुरम मंदिर का निर्माण किस चोल शासक द्वारा कराया गया था? Recently, the Prime Minister visited Tamil Nadu and commenced the construction work at the Gangaikonda Cholapuram, which Chol ruler originally built the temple. ये आपको बताना है क्या है आंसर इसका, राजा राजा चोला, राजाधिराज चोला, राजेंद्र चोल या कुलोतुंग चोल वन? इसका आंसर है राजेंद्र चोल वन। ये आप देख सकते हैं न्यूज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि तिरुथिराई उत्सव के समापन समारोह में भाग लिया। ये आयोजन किसके द्वारा किया गया था? संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उनके द्वारा आयोजन किया गया। ये जो फेस्टिवल है ये भी ध्यान में रखना, आपसे एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में ये फेस्टिवल पूछ सकते हैं कि आदि तिरुथिराई जो फेस्टिवल है या उत्सव है ये कौन से स्टेट का है? तो कौन से स्टेट का है? ये तमिलनाडु का है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसमें भाग लिया। तो ये आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार लगा के इसको रखना, ठीक है। और ये कहां पर आयोजन हुआ था इसका? तो तमिलनाडु के जो गंगेकोंडा चोलापुरम मंदिर है वहां पर इसका आयोजन हुआ। तो ये मंदिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके द्वारा निर्मित है ये मंदिर? तो अभी जो मैंने बात की, अपन ने क्वेश्चन में देखा था कि राजेंद्र चोल प्रथम है, इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये उत्सव चोल वंश के महानतम शासकों में से एक राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती का उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। जो अपन ने अभी देखा आदि थिरुथिराई जो उत्सव है ये जो राजेंद्र चोल प्रथम है इनकी जयंती के उत्सव में मनाया गया था, ठीक है। और राजेंद्र चोल के बारे में उनके जो समुद्री अभियान थे उसके लिए ये काफी फेमस थे। और अगर मैं बात करूं कि इसका नाम गंगाईकोंड चोलापुरम क्यों रखा गया, तो आपको एक पृष्ठभूमि दे देता हूं कि जब राजेंद्र चोल थे उन्होंने काफी अभियान चलाए थे और उन्होंने गंगा तक, दक्षिण से गंगा तक जो राज्य है उन सब पर विजय प्राप्त कर दी थी। इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी का भी नाम गंगाईकोंडा चोलापुरम कर दिया था और एक टेम्पल का यानी कि मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम है गंगाईकोंडा चोलापुरम। तो ये गंगा के नाम पे पड़ा है। तो ये आपके लिए एक जो है बैकग्राउंड था। इसके अलावा जो ये मंदिर है ये क्या है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ठीक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया था? द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज? भारत और मलेशिया, भारत और इंडोनेशिया, भारत और सिंगापुर या भारत और थाईलैंड? इसका आंसर है भारत और सिंगापुर। ये आप देख सकते हैं न्यूज कि 14th संस्करण एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 2 जुलाई 2025 को जोधपुर सैन्य स्टेशन, जो कि जोधपुर मिलिट्री स्टेशन भी कहते हैं, राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई। और कब तक चलेगा? तो ये 4 अगस्त 2025 तक चलेगा, ठीक है। और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये भी ध्यान रखना कि किस प्रकार का ये अभ्यास है, नेवल है या मिलिट्री है या एयरफोर्स है। तो ये कौन सा है? मिलिट्री अभ्यास है, ठीक है। कहां पर हुआ? जोधपुर सैन्य स्टेशन या जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में। तो ये आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जोधपुर में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। भारत की जो आर्मी की जो टुकड़ी है, कंटिजेंट है, उसका नेतृत्व किया कर्नल अर्जुन गणपति ने। और सिंगापुर सशस्त्र बल की टुकड़ी का नेतृत्व किया था लेफ्टिनेंट कर्नल क्यू जी यू, ठीक है। और पृष्ठभूमि की बात करें तो इस अभ्यास की शुरुआत की गई थी 2003 में, ठीक है। और शुरुआत या फिर मैं कहूं कि इस एक एग्रीमेंट के तहत इसको जो है स्टार्ट किया गया था, दीर्घकालिक रक्षा सहयोग समझौता या डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट। और पहला जो एक्सरसाइज हुआ था, पहला संस्करण हुआ था 2005 में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गजब बॉम्ब
नामक अत्याधुनिक गैर परमाणु हथियार किस देश द्वारा प्रस्तुत किया गया? रिसेंटली द मोस्ट एडवांस नॉन न्यूक्लियर वेपन गजब बॉम्ब वाज अनवील्ड बाय विच कंट्री? क्या है आंसर? इजराइल, रूस, टर्की या ईरान? इसका आंसर है तो टर्की। ये आप देख सकते हैं कि तुर्की ने IDEF 2025 में गजब बॉम्ब और NEB-2 घोस्ट बंकर बस्टर का अनावरण किया। ये क्या है? दो बॉम्ब है। किसके द्वारा? तो टर्की द्वारा। किस दौरान किया गया था? तो ये 17वें अंतरराष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला हुआ था। कहां पर? इस्तांबुल, तुर्की में। इस दौरान जो है टर्की द्वारा दो सबसे उन्नत गैर परमाणु हथियारों का अनावरण किया गया। बस आपको ये नाम ध्यान रखने हैं कि किस देश द्वारा किए गए, गजब बॉम्ब और NEB घोस्ट बंकर बस्टर। इतना ही अपने एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर वन मंत्री श्री संजय शर्मा ने राजस्थान की प्रसिद्ध बाघिन मछली का स्मारक किस स्थान पर उद्घाटित किया? रिसेंटली ऑन इंटरनेशनल टाइगर डे द फॉरेस्ट मिनिस्टर मिस्टर संजय शर्मा इनॉग्रेटेड द मेमोरियल ऑफ लेजेंडरी टाइग्रेस मछली एट विच लोकेशन? सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व या डेजर्ट नेशनल पार्क? क्या है आंसर? इसका आंसर है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ये आप देख सकते हो 29 जुलाई 2025 को राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में प्रसिद्ध टाइग्रेस मछली के सम्मान में स्मारक की स्थापना की गई, जिसने राज्य के सभी बाघ रिजर्व को पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? टाइग्रेस मछली ने। और वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व का जोगी महल गेट है, वहां पर इस स्मारक का उद्घाटन किया गया। अगर टाइग्रेस मछली की बात करें, जो टाइग्रेस मछली का निधन हुआ था 18 अगस्त 2016 को। इससे पहले हमने देखा था पिछले महीने की न्यूज में कि राज्य में पहली टाइग्रेस प्रतिमा हुई थी। अनावरण कहां पर? सरिस्का टाइगर रिजर्व में, टाइग्रेस ST2 का। तो ये भी आप ध्यान में रखना। ST2 टाइग्रेस का जो प्रतिमा का अनावरण कहां पर हुआ? सरिस्का टाइगर रिजर्व में। मछली टाइग्रेस का अनावरण कहां पर हुआ स्मारक का? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व। दोनों आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है 30 जुलाई का पहला प्रश्न है कि स्टारडोर एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफल परीक्षण कहां किया गया? वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रपल्सन इंजन डेवलप्ड बाय स्टारडोर एरोस्पेस सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम या सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा? क्या है आंसर? इसका आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ये न्यूज है जुलाई 2025 में। भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्टारडोर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, नाम ध्यान में रखना, स्टारडोर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन, ठीक है, प्रपल्सन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और ये परीक्षण कहां हुआ? तो भारतीय विज्ञान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर कर्नाटका में। और इसकी महत्व की बात करें तो ये भारत की पर्यावरण अनुकूल यानी इको फ्रेंडली, कुशल और पुनः उपयोग योग्य अंतरिक्ष प्रणोदन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है, अगर प्रोपल्सन सिस्टम में कौन सा फ्यूल यूज किया जाएगा? तो गैसीय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये भी ध्यान में रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि गैसियस फॉर्म में होंगे। और निकास आउटपुट में केवल जल वाष्प निकलेगा, जिसकी वजह से ये स्वच्छ है। और प्रौद्योगिकी तो स्टारडोर एरोस्पेस द्वारा जो है टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। और दूसरी बात कि जो स्टारडोर एरोस्पेस है, इसका लॉन्च व्हीकल है लूकास ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल, इसमें इस इंजन को यूज किया जाएगा। ठीक है, ये व्हीकल है, इसका प्रक्षेपण होगा 2027 में। तो इस व्हीकल में, लूकास व्हीकल में इस जो इंजन का है यूज किया जाएगा। इसके अलावा एक और न्यूज आपको बताता हूं कि भारत का पहला प्राइवेट इलेक्ट्रिक मोटर से संचालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का भी परीक्षण हुआ था। सेमी क्रायोजेनिक इंजन का भी परीक्षण हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अग्निकुल कॉस्मोस। ये नाम ध्यान में रखना, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉनिक मोटर से संचालित इंजन का जो है लॉन्च किसने किया या फिर टेस्ट किसने किया? अग्निकुल कॉस्मोस। और सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं उसमें कौन सा लिक्विड यूज करते हैं? उसमें करते हैं
लिक्विड में ऑक्सीजन और केरोसिन। कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? लिक्विड में ऑक्सीजन और केरोसिन। तो ये भी ध्यान में रखना। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन इंजन में गैसीय रूप में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसका उपयोग नहीं करते। अगला प्रश्न है, अच्छा अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करूं इस इंजन के, तो इसका क्या उद्देश्य है? उपग्रह या सैटेलाइट जो होते हैं उनको एक कक्षा से दूसरे कक्षा में स्थानांतरित करना है, ठीक है। बाकी सटीक कक्षीय सम्मेलन करना, ठीक है ना, इंसर्शन करना इनका सक्षम तरीके से। तो ये सारे इसके उद्देश्य है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ज्ञान भारतम मिशन के रूप में पुनः नामित किए गए नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स की शुरुआत मूल रूप से किस वर्ष में की गई है? The National Mission for Manuscript, which has now been renamed as Gyan Bharatam Mission, was originally launched in which year? 2001, 2001, 2003, 2005 या 2007? क्या है आंसर? इसका आंसर है 2003, 2003। चलिए देखते हैं न्यूज को। ये आप देख सकते हो, जुलाई 2025 में रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की, ठीक है। और ये मिशन भारत की प्राचीन जो पांडुलिपियां होती है यानी मैन्यूस्क्रिप्ट, अच्छा मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? जो हस्तलिखित जो साक्ष्य अवेलेबल है उनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। उनके डिजिटाइजेशन, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के ऊपर जो है ये पहल फोकस रहेगी। मिशन का उद्देश्य, तो 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपियां यानी मैन्यूस्क्रिप्ट है उनके सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, डिजिटाइजेशन और संरक्षण में जो है ये भूमिका निभाएगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बैकग्राउंड की, तो ये जो ज्ञान भारतम मिशन है ये किसका रूपांतरित जो है ये रूप है? ये राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन या नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन या नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के तहत इसको शुरू किया था, ठीक है। और ये जो भारतीय सरकार का संस्कृति मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इसके द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना यानी 10th 5-year प्लान जो था उसका हिस्सा था। उस दौरान जो है इसको लॉन्च किया गया था, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं जीबीएम यानी कि ज्ञान भारती मिशन। तो ये केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत सरकार ने एनएमएम यानी नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन को ज्ञान भारतम मिशन के रूप में पुनर्गठित किया। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि किस जो है मिशन के तहत इसको पुनर्गठित किया गया है। या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि ज्ञान भारतम मिशन का पहले नाम क्या था, ठीक है। और अगर इस मिशन की बात करें तो 2024 से 2031 ज्ञान भारतम मिशन 2024 से 2031 की अवधि के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना या सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में लागू होगी। और इसका कुल बजट है 482.85 करोड़ रुपए। अब देखते प्रश्न, ये क्या है? भारतीय रेल का एंटी कोलिजन सिस्टम यानी टक्कर रोधी सिस्टम। अगला प्रश्न,
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित भारत की पहली एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? India's first AI-based road safety pilot project approved by Ministry of Road Transport and Highway is being implemented in which state? महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी या कर्नाटका? आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। न्यूज देखते हैं अब। जुलाई 2025 में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना यानी एआई एंड बिग डेटा एनालिटिक्स बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट के लिए जो है प्रमाण पत्र दे दिया है। अनापत्ति या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है प्रदान किया है। राज्य ध्यान में ये हुआ और ये पायलट परियोजना कहां लागू होगी? लखनऊ में। इसके अलावा ये पायलट परियोजना जो है 6 सप्ताह की अवधि के लिए रिसेंटली न्यूज थी कि इंडिया ने पहला एआई संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया। कहां किया था? तो ये किया था द्वारका एक्सप्रेसवे पर। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। द्वारका एक्सप्रेसवे या इसका नंबर क्या है एक्सप्रेसवे का? 248 बीपी, ये इसका नेशनल हाईवे का नंबर है। द्वारका एक्सप्रेसवे क्या है? तो ये इंडिया का पहला एआई संचालित ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने के लिए सिस्टम। और इसके अलावा हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने यूपी में जो भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना की भी शुरुआत की। तो यूपी और द्वारका एक्सप्रेसवे आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर इस परियोजना की बात करें कि इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, तो आईटीआई लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग है और एम लॉजिका, इन दो द्वारा जो ये सिस्टम है, ये योजना है, इसको जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को कि चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने निक्षय पोषण कीट वितरण अभियान का उद्घाटन किस स्थान पर और किस तिथि को किया? वेयर एंड ऑन विच डेट डिड मेडिकल हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर inaugurated the निक्षय पोषण किट डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन? जयपुर में 27 जुलाई 2025, जोधपुर 26 जुलाई 2025, बीकानेर 26 जुलाई 2025 या उदयपुर 27 जुलाई 2025? आंसर है इसका बीकानेर 26 जुलाई 2025। न्यूज देखते हैं अब। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने 27 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक राज्यव्यापी निक्षय पोषण किट वितरण अभियान का आयोजन किया। तो ये डेट आपको ध्यान में होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 27 से 31 जुलाई 2025। ठीक है, निक्षय पोषण किट वितरण। और ये अभियान राजस्थान में जो टीबी रोगियों की पोषण संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए है। और इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन जो गजेंद्र सिंह खींवसर है उनके द्वारा किया गया था 26 जुलाई 2025 को बीकानेर में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखें। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। 31 जुलाई का पहला प्रश्न है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड नामक वार्षिक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द एनुअल रिपोर्ट टाइटल द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, विश्व खाद्य कार्यक्रम या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, या खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? क्या है आंसर? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन। न्यूज को देखते हैं अपने। ये देख सकते हो जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट, तो किस प्रकार की है रिपोर्ट ये ध्यान में रखना, वार्षिक रिपोर्ट है विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति यानी द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड 2025 जारी की। किसके द्वारा? तो यूनाइटेड नेशन। आपके प्री के लिए यही इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार के ये वार्षिक है, किसके द्वारा जारी की? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा। और इसके अलावा जो डेटा है, ये डेटा आप जो है अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो प्री के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम यानी विषय क्या है? तो इसकी थीम है खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए उच्च खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को संबोधित करना, एड्रेसिंग हाई फूड प्राइस इन्फ्लेशन फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। और इसको लॉन्च कहां किया गया था? अदिस अबाबा, इथियोपिया में। अच्छा, कुछ अगर ट्रेंड्स की बात करें, डेटा की बात करें, तो 2024 में अनुमानित 8.2
8.2% वैश्विक आबादी जो है भूखमरी से प्रभावित है। ये पिछले वर्ष की तुलना में हालांकि थोड़ा सुधार हुआ है, 2023 में 8.5% थी, 2022 में 8.7% थी। और प्रगति की बात करें, रिपोर्ट में ये नोट किया गया कि प्रगति जो है, जो प्रोग्रेस जो है वो असमान यानी अनइक्वल है। अफ्रीका और जो पश्चिम एशिया, वेस्टर्न एशिया के अधिकांश उप क्षेत्रों में भूखमरी में जो है वृद्धि हुई है। अब भारत से संबंधित कुछ डेटा देखते हैं कि रिपोर्ट में भारत में कुछ चिंताजनक प्रवृत्ति का खुलासा हुआ है। 2024 में भारत में 5 वर्ष से जो कम आयु के जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, जो उनमें 18.7% बच्चे जो है कुपोषण, जिसे वेस्टिंग कहते हैं, उससे पीड़ित है। कितना? तो 18.7%। ये आपके एसए में, आंसर राइटिंग में, कहीं पर भी आप डेटा यूज ले सकते हैं। ये 21 मिलियन से अधिक बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है। कितने मिलियन? तो भारत के 21 मिलियन, जो विश्व में सबसे उच्च दर है, हाईएस्ट रेट इन द वर्ल्ड। रिपोर्ट के बारे में किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यूएन की 5 विशेष एजेंसियां हैं, यूनाइटेड नेशन की 5 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है। कौन सी? खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम या विश्व स्वास्थ्य संगठन। कौन से? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, नेशनल यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन पांचों द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी की जाती है। अगर आपके ऑप्शन में यूएन दिया हुआ है तो आपका आंसर यूएन होना चाहिए, और अगर आपके ऑप्शन में इन पांचों में से एक अगर हो तो इन पांचों में से एक आपका जो है आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर नामक अपनी कहानी संग्रह के लिए पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025 जीतने वाली भारतीय उपन्यासकार कौन है? Which Indian novelist won Pen Translate Award 2025 for her short story collection Once Elephants Lived Here? अरुंधति रॉय, झुंपा लाहिरी, गीतांजलि श्री या किरण देसाई? इसका आंसर है गीतांजलि श्री। न्यूज देखते हैं। ये आप देख सकते हो कि जुलाई 2025 में प्रसिद्ध भारतीय हिंदी उपन्यासकार और लघु कथाकार गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से जो है सम्मान इनको दिया गया, और ये टोटल 14 जो विनर्स थे उनमें से एक है। ठीक है, नाम ध्यान में रखना, गीतांजलि श्री। ये पुरस्कार इंग्लिश पेन द्वारा, जो कि यूके आधारित एक साहित्यिक और मानवाधिकार संगठन है, इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। गीतांजलि श्री की बात करें तो उनकी जो है लघु कथा संग्रह वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए ये पुरस्कार जो है इनको मिला है। अगला प्रश्न है कि 28 और 29 जुलाई 2025 को डीआरडीओ द्वारा प्रलय मिसाइल के यूजर इवेल्युएशन ट्रायल्स यानी प्रयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण किस स्थान से किया गया? Where were the user evaluation trials of Pralay missile conducted by DRDO on July 28, 29, 2025? चांदीपुर रेंज ओडिशा, व्हीलर द्वीप ओडिशा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा या बालासोर परीक्षण रेंज ओडिशा? क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा। न्यूज देखते हैं अब। 28-29 जुलाई 2025 को डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रलय मिसाइल के 2 लगातार उड़ान परीक्षण यानी फ्लाइट टेस्ट की। कहां पर? तो ओडिशा के जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है वहां पर इसका परीक्षण हुआ। परीक्षण का उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या है कि मिसाइल की न्यूनतम और अधिकतम रेंज को है जो है उसके प्रदर्शन को मान्य करना था। और अगर मैं फ्लाइट टेस्ट के ओवरव्यू की बात करूं, ओवरव्यू, तो जो अर्ध बैलिस्टिक प्रक्षेप वर्ग है यानी कि बैलिस्टिक जो ट्रेजेक्ट्री है उसका पालन किया है इस लॉन्च ने। और ये लॉन्च कहां हुआ था? बंगाल की खाड़ी में जो नामित लक्ष्य, डेजिग्नेटेड जो टारगेट थे, उनको अत्यंत सटीकता के साथ जो है इस मिसाइल ने मार गिराया। प्रलय मिसाइल के बारे में बात करते हैं, ये छोटी दूरी की यानी कि शॉर्ट रेंज ठोस प्रणोदक यानी कि सॉलिड प्रोपेलेंट अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह मिसाइल, क्वाजी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस। तो ये आपको ध्यान में रखना है किस टाइप की है, सरफेस टू सरफेस है, क्वासी बैलिस्टिक है और सॉलिड प्रोपेलेंट शॉर्ट रेंज है। रेंज क्षमता की बात करें तो 150 से 500 किलोमीटर की रेंज क्षमता है, और 350 से 700 किलोग्राम के जो वॉरहेड्स है उसको ये साथ में कैरी कर सकती है, वेपन को साथ में कैरी कर सकती है। लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करें
तो उच्च गतिशीलता वाहन यानी कि हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर ट्विन लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्थापित करके इसको जो है लॉन्च किया गया। इसको किसने विकसित किया? तो रिसर्च सेंटर इमारत जो हैदराबाद में है, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और किसके सहयोग से? तो डीआरडीओ की कुछ लैब है, जैसे उन्नत प्रणाली प्रयोगशाला, एडवांस्ड सिस्टम लेबोरेटरी, रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला, डिफेंस मेटालर्जिक रिसर्च लेबोरेटरी और अन्य जो डीआरडीओ की प्रतिष्ठान है, एस्टेब्लिशमेंट, इन सब के जो सहयोग के साथ रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया। और इसके उद्योग कुछ भागीदारी थे, इंडस्ट्री पार्टनर्स थे, जैसे भारत डायनेमिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और कुछ एमएसएमई। और ये मिसाइल 100% स्वदेशी रूप से विकसित है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के अंदर। अगला प्रश्न है कि फाइड महिला वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2025? हरिका, द्रोणावली या कोनेरू हम्पी, दिव्या देशमुख या तान्या सचदेव? क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है दिव्या देशमुख। ये आप देख सकते हैं न्यूज 28 जुलाई 2025 को नागपुर महाराष्ट्र की दिव्या देशमुख ने फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। फाइड क्या है? तो ये चेस का जो है टूर्नामेंट है। ठीक है, उन्होंने बटूमी जॉर्जिया में आयोजित फाइनल में साथी भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी को हराकर जो है ये पुरस्कार जीता। ठीक है, बटूमी जॉर्जिया में इसका आयोजन हुआ था। फाइड की जो वुमेन वर्ल्ड कप है, बटूमी जॉर्जिया में इसका आयोजन हुआ था और भारत की ही ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी को हराकर दिव्या देशमुख ने ये जो है खिताब अपने नाम किया। अगर मैं बात करूं इस मैच का, तो पहले ये टाई हुआ था और टाई ब्रेक के बाद में दिव्या देशमुख ने इसमें जो है दिव्या देशमुख इसकी विनर बनी। और ऐसा ये जो कप है जीतने वाली, ये टोटल थर्ड वुमन बनी है। इससे पहले 2 और विजेता मिल चुके हैं। फाइड वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ये बटूमी जॉर्जिया में इसका आयोजन हुआ था। कुल 46 देशों के 107 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। और टूर्नामेंट किसके द्वारा आयोजन किया गया? फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एसेक्स, जिसे फाइड कहते हैं, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। किस प्रकार का टूर्नामेंट है? ये चेस का टूर्नामेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 में आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के लिए आयोजित सम्मान समारोह के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिकॉग्निशन सेरेमनी फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स हेल्ड इन जुलाई 2025। तो जो आकांक्षी जिले और ब्लॉक है, ठीक है, उनको जो सम्मानित करने के लिए राजस्थान राज्य द्वारा जो है सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था। पहला कथन है सम्मान समारोह जयपुर के एचसीएम रिपा में आयोजित किया गया था। दूसरा कथन है करौली जिले को राजस्थान के आकांक्षी जिले में स्वर्ण पदक मिला। कौन से कथन सही है इसके? इसका आंसर है 1 और 2 दोनों, बोथ 1 and 2। न्यूज देखते हैं। 28 जुलाई 2025 को जयपुर में एचसीएम रिपा में एक सम्मान समारोह यानी फेलिसिटेशन सेरेमनी आयोजित किया गया, जिसमें नीति आयोग द्वारा निर्धारित 6 प्रमुख प्रदर्शन संकेतों यानी 6 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिले और ब्लॉक यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक को सम्मानित किया गया। अगर अवार्ड्स की बात करें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षी जिलों में, तो स्वर्ण पदक राजस्थान में किस जिले ने प्राप्त किया? करौली जिले ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कांस्य पदक किसने किया? तो 12 धौलपुर और जैसलमेर और सिरोही, 12 धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही ने जो है कांस्य पदक जीता। अगर आकांक्षी ब्लॉक जो है उनकी बात करें तो स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन थे? जयाल ब्लॉक जो कि नागौर में है, रानी ब्लॉक जो कि पाली में है और खेरवाड़ा ब्लॉक जो कि उदयपुर में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है ये आपसे। अब अगर हम बात करें कि जो अभियान है इसकी अवधि क्या थी, तो ये अभियान जुलाई से सितंबर 2024 के बीच जो संपूर्णता अभियान है उसके बैनर के तले आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात करूं तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, नीति आयोग द्वारा की गई थी। भारत में कुल 112 जिले शामिल किए गए थे और राजस्थान के कितने जिले थे? तो 5 जिले। कौन से थे? करौली, धौलपुर, बारां, सिरोही और जैसलमेर। करौली को मिला है गोल्ड मेडल, धौलपुर, बारां, सिरोही और जैसलमेर को मिला है कांस्य पदक।
तो सिल्वर मेडल किसी भी जिले को नहीं मिला। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की बात करें 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी, नीति आयोग द्वारा इसको शुरू किया गया और राजस्थान के टोटल जो है 27 ब्लॉक इसमें शामिल है। इसके अलावा रिसेंटली मैंने आपको एक और जो है योजना के बारे में योजना के बारे में बताया था, पीएम धन धान्य योजना। पीएम धन धान्य योजना, और इसके बारे में हमने देखा था कि जो नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उससे इंस्पायर्ड होकर इस योजना को शुरू किया है। और ये जो योजना है जो भारत है, भारत के 100 जो जिले हैं उसमें इस योजना को लागू किया जाएगा और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में 112 थे। इस योजना की अगर अवधि की बात करें तो हमने देखा था कि 6 वर्ष के लिए इसकी अवधि रहेगी पीएम धन धान्य की, और इसके बजट की बात की थी हमने कि 24,000 करोड़ इसका बजट। ठीक है, अब देखते हैं आपके होमवर्क प्रश्न को। आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, पाली राजस्थान के वह पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति कौन है जिनका निधन 18 जुलाई 2025 को हुआ? हु इज द पद्मश्री अवॉर्डी फ्रॉम पाली राजस्थान हु पास्ड अवे ऑन 18 जुलाई 2025? राम सहाय पांडे, अर्जुन सिंह शेखावत, मनोज कुमार या राधेश्याम बिश्नोई? इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। सभी के सभी आप कमेंट करें, आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही बेहतरीन सेशन और लाने के लिए। प्लीज कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक ये जो है वीडियो पहुंचे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में।